Jai Hind. This is Shelly Mittal. Today, this video is being recorded for Study Center 2281, course code ACC, Unit 1, निर्माण कैंपस सुनाम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। सो आपने जो देखा होगा या आपने कभी महसूस किया होगा कि हर बच्चे की लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, इसीलिए कोई भी बच्चा जब किसी दूसरी सिचुएशन में बड़ा होकर रिएक्ट करता है तो अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिएक्ट करता है। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पर बिफोर गोइंग टू द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु इज़ अ चाइल्ड। चाइल्ड, anyone who is below the age of 18 years is considered as a child। और चाइल्ड की डेफिनेशन में हम ये बोलते हैं कि चाइल्ड ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल चाइल्ड ही चाइल्ड होगा। चाइल्ड मीन्स एनी चाइल्ड, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड है, चाहे वो ट्रांसजेंडर चाइल्ड है, चाइल्ड anyone who is below the age of 18 years a child। और हर एक इंसान को अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस से निकलना पड़ता है। वो स्टेजेस हैं, सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज है, फिर उसकी प्री एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है, फिर एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है, फिर अडल्ट स्टेज आ जाती है। तो ये स्टेजेस हैं जिसके चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस करता है उसी के अकॉर्डिंगली वो बाकी स्टेजेस में अपने रिएक्ट करता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस या कह लो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब वो जो भी सिचुएशंस को फेस करता है उसी के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अडल्ट जब हो जाता है तो अपने डिसीजंस लेता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। वी एज अ पेरेंट, वी एज अ चाइल्ड कैन नॉट इग्नोर दिस स्टेज। सो नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच वी ऑब्जर्व। जैसे एक बच्चा है, उसके पास एक और बच्चा आ जाए, यानी कि एक बड़े बच्चे के घर में एक छोटा बच्चा आ जाए, तो आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि बड़े बच्चे को जब मम्मा नहीं उठाती तो वो जिद करता है कि मुझे उठाया जाए। मीन्स ही हैज़ सम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ही हैज़ सम फीलिंग ऑफ जेलस टूवर्ड्स द जो छोटा बच्चा है। क्यों होती है ये इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। और जब हम बड़े होते हैं तो यही जो इंस्टिंक्ट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं वो हमारी काम करती हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम हम कैसा डिसीजंस लेते हैं। आपको ये सारे नोट्स जो हैं आपकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आई वी विल टच अपॉन लिटिल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिटेल्स ऑफ इट। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के लिए। सो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड में आ जाता है कि आप जिस तरह के कल्चर में रहते हैं आप उसी तरह के बन जाते हैं, है ना। जैसे आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? हिंदुस्तानी, है ना। आप अगर स्पेन में रहते हो तो स्पेनिश। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो आप अपने सोशियो कल्चरल स्टेटस से ही या सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से ही आप सीखते हैं। सो जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे जेंडर आ गया, सोशल क्लास आ गई, रिलीजन आ गया, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ गए, आपकी फैमिली आ गई, या फैमिली का स्ट्रक्चर आ गया, आपका इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट आ गया। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो आपने ये लिखना है जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर। आपने देखा होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जेंडर मेल या फीमेल या आजकल ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो ये तीन जेंडर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। सबसे पहला है कि आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली इज़ अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है। पुरुष प्रधान मतलब जो आदमी लोग हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है या पूछा जाता है। इट इज़ बेसिकली द इंडियन सोसाइटी, इट इज़ नॉट माई ओपिनियन, इट इज़ बेसिकली द इंडियन सोसाइटी। सो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो लड़के हैं उनको ज़्यादा
प्रेफरेंस दी जाती है, उनको एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाता है, उनको मील में भी प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, डिसीजन मेकिंग में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। वेयर एज अगर हम जेंडर फीमेल की बात करें तो फीमेल जेंडर को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती, उनको पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको ये भी बोला जाता है कि आप घर के कामों में हेल्प करेंगी, एंड समवेयर डाउन द लाइन ये भी उनको महसूस कराया जाता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड पार्ट ऑफ द होम ओनली फॉर एज अ गेस्ट, एंड यू कैन नॉट यू विल लीव दिस होम आफ्टर मैरिज। और ये सारी चीज़ें हैं जो उसकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती हैं, उसके डिसीजन मेकिंग को, उसकी एजुकेशन को। इवन खाने में भी यही चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं कि लड़कियों को कम खाना दिया जाता है या जो बचा हुआ खाना है वो दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है ये अफेक्ट करती है बच्चे के एक्सपीरियंस को। जिस बच्चे का एक्सपीरियंस बचपन में ऐसा है कि उसको खाना कम दिया जाता है तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि मुझे अपने खाने का जुगाड़ कैसे करना है, या मुझे लेटर ऑन लाइफ में अपना खाना जो है कैसे अरेंज करना है, या हाउ टू मेक माई लाइफ ईजी, सो इन दिस वे। सो इसी तरह से जो जेंडर बायस्ड है वो इसको हम बोलेंगे जेंडर बायस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारे इंडिया में सोसाइटी जो है ऑर्थोडॉक्स है। अगर हम केरला की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन भी दी जाती है, वो लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और इवन ये जो चेंज है, ये ट्रेंड है, अब ये सारे इंडिया में प्रिवेल हो रहा है। बर्थ जो लड़की का है उसको पहले शुभ नहीं मानते थे, लेकिन अब लड़की और लड़के में फ़र्क थोड़ा कम होता जा रहा है। लड़की हो जाए या लड़का, उसके बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। इवन लड़कियों की बर्थडे पार्टीज आजकल सेलिब्रेट की जाती हैं। सो दीज आर द जेंडर बाइस्ड। इसके अलावा हम आज ये भी बताएंगे आपको कि ट्रांसजेंडर जो हैं, इन बच्चों के लिए लाइफ इज़ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट दैन मेल और फीमेल, बिकॉज हमारी सोसाइटी में आज तक इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं हुई है। दो हाई कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स पास की हैं जिसमें इनको इक्वल स्टेटस दिया गया है, बिकॉज दे बिकम लाइक दैट विद उनका कोई कसूर नहीं होता, इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं। ये इट इज़ म्यूटेशन ऑफ देयर जीन्स बेसिकली। तो उन बच्चों को डिसीजन लेने में, उन बच्चों को ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सोसाइटी के साथ। सो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट। सो ये है हमारा जेंडर जो है, जो अफेक्ट करता है बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल क्लास। देखिए, सोशल क्लास हम करेंगे, एक तो वो बच्चे हैं जो बिल्कुल लोअर सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं, सेकंड है मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और थर्ड है जो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोअर क्लास को देखें तो लोअर क्लास में वो बच्चे आ जाते हैं जैसे जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके पेरेंट्स बहुत कम एजुकेटेड हैं, उनकी फैमिली वैल्यूज़ कुछ नहीं है। अगर उनको अपना ब्रेड एंड बटर चाहिए तो दे हैव टू गो, इवन मदर एंड फादर बोथ हैव टू गो। और फादर जब वो बच्चों को पीछे छोड़ के जाते हैं तो उनकी लुक आफ्टर करने वाला उनको कोई नहीं होता, उनको कोई ध्यान नहीं देता। जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को ध्यान देते हैं। और समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं। चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो शाम तक कमाएंगे नहीं तो रोटी कहाँ से खाएंगे। उनके लिए एजुकेशन जो है दैट प्लेज अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। उनके लिए एजुकेशन का कोई मायने नहीं है, उनके लिए अपनी रोटी कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। इसके अलावा जो ये जो मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। उनके बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, उनके बच्चों को वी आर ऑल बिलोंग टू द मिडिल क्लास सोसाइटी। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में भी जाते हैं, उनको अच्छा खाना भी दिया जाता है, उनको लेबर के लिए भी नहीं जाना पड़ता। उनको अगर जाना है घर से स्कूल तक, उनको साइकिल या स्कूटर की या बस की फैसिलिटी जो है दी जाती है। सो दीज आर द थिंग्स विच अ मिडिल क्लास
चाइल्ड एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास होते हैं दे हैव लेविश लाइफ इन द सेंस इफ़ दे आर गोइंग टू द school they go by their own car, there is a driver, there are projectors, lavish things in their house for study, and moreover they go for the trips tours for practical experience of the life. So जो क्लास वाइज जो है इसमें ये रहता है कि जितनी अच्छी क्लास होगी उतना जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होंगे वो डिफरेंट होते जाएंगे। लेकिन जो एक लोअर क्लास का आदमी है या लोअर क्लास के क्लास है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए जो एक्सपीरियंस होगा लिटिल डिफरेंट होगा। इसमें ये भी होता है कि कई बार इतनी गरीबी होती है हमारी, इतनी पॉवर्टी है हमारे देश में कि जो बच्चे हैं उनकी चाइल्ड मैरिजेस तक कर दी जाती है। तो जिस बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो जाए उसका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज विल बी इंटायरली डिफरेंट। सो ये है क्लास वाइज एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सब धर्मों में बच्चों को रिस्पेक्ट और प्यार दिया जाता है, सब धर्मों में बच्चों की कद्र की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिलीजन बेस्ड एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट होते हैं हर एक बच्चे के लिए। कहीं पे कंजक पूजन की जाती है, कहीं पे नवरात्रा मनाया जाता है, कहीं पे नमाज की जाती है। सो रिलीजन बेस्ड एक्सपीरियंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट चाइल्ड। ऐसा मतलब इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, लेकिन एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिलीजन। उसके बाद है फैमिली स्ट्रक्चर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें दो तरह की फैमिली स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। पहला फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज फैमिली जो है वो हैं, मान लो मदर और फादर को जॉब पे जाना है, तो लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर में बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए या उसके पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए देयर इज़ अ होल फैमिली स्ट्रक्चर। उसका नाना नानी दादा दादी कोई भी होगा जो बच्चे को लुक आफ्टर करेगा और बच्चे के साथ बातें करेगा। उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बच्चे का ट्रस्ट जो होगा वो बहुत अच्छा, या बॉन्ड होगा जो बहुत अच्छा होगा अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो दीज आर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ बिग फैमिली। पर जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होंगी, जहाँ पे पेरेंट्स अलग अकेले रह रहे हैं अपनी फैमिली से अलग, वो कोई भी कारण हो सकता है, वो अपनी नौकरी के कारण भी रह सकते हैं, वो अपने कुछ इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स के कारण भी अलग रह सकते हैं। उन केसेस में अगर मदर और फादर दोनों को जॉब पे जाना है तो उनको अपने जो बच्चे हैं वो केयर गिवर्स के पास छोड़ने पड़ते हैं। उनका जो रिलेशनशिप होगा वो केयर गिवर्स के साथ अच्छा होगा और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे होंगे। सो जहाँ पे बच्चे को इस जो ये वाला स्टेज है इसमें बच्चे को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है या फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसका दोनों केसेस में बिल्कुल अलग होगा। जो बच्चा फैमिली के साथ रहेगा उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होगा, और जो बच्चा केयर गिवर्स के साथ रहेगा उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन ही विल एडजस्ट विद दैट एनवायरनमेंट। उसके बाद है इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, नो डाउट इकोलॉजी इज़ बेसिकली द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी दो तरह का इन्वायरमेंट आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि बच्चे के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, हाइजीन और सैनिटेशन है या नहीं है। मोदी जी की कृपा से आजकल तो बहुत जगह पे टॉयलेट्स की फैसिलिटी आ गई है, पानी पीने की फैसिलिटी आ गई है। पहले ये चीज़ें थी, ये चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट में है कि पंखा है या नहीं है, कितनी धूप पड़ रही है, कितना बच्चे को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है बहुत सारी चैलेंजेस को, जैसे मैंने बोला सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो फिज़िकल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बच्चे के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। कई बच्चों को पीने का पानी आज भी गाँव में लेने के लिए अपनी मदर्स की हेल्प करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली गर्ल्स को, एंड दे गो 2 or 3 miles अवे टू टेक द वाटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर होल द फैमिली। 2-3 मील चल के जो बच्चा पानी लेके आया है उसकी कैपेसिटी बाकी काम करने की, पर्टिकुलरली अपनी एजुकेशन को परस्यू करने की, विल बी वेरी 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 डिफरेंट रादर दैन द चाइल्ड हु हैज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग
इन द होम, अपने घर में हर एक चीज़ का एक्सेस है, उसके मुकाबले में वो दोनों चीज़ों का अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ पे फिज़िकल इन्वायरमेंट बच्चों की नीड्स को मीट नहीं करता, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना या बच्चे का एक्सपीरियंस जो होगा वो दैट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर दैन एनीवन एल्स। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि बच्चे को किस तरह से नर्चर किया जाता है, किस तरह का खाना उसको दिया जाता है, किस प्यार से दिया जाता है, किस फीलिंग्स के साथ पेरेंट्स देते हैं, पेरेंट्स को खुद को कितनी नॉलेज है कि बच्चे को किस तरह से रखना है, पेरेंट्स का खुद का एजुकेशनल स्टेटस कैसा है। सो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होगा साइकोलॉजिकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। सो दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द child. So these are some of the basic things which affects, yeah, which affects the experience of a child in childhood. I would add some of, I would now brief some of the things so that आप जो पेपर में बहुत अच्छे से इसको लिख सकें. सो बेसिकली हम बोलेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ड है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में. सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि उसको किस तरह की केयर दी जाती है या किस तरह की उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं. सेकंड आ जाता है पेरेंटिंग. पेरेंटिंग मीन्स उसको किस तरह की स्टिमुलेशन दी जाती है कि जाओ जाओ खेल के आओ, जाओ जाओ, किस तरह की उसको केयर दी जाती है, किस तरह की उसको नॉलेज दी जाती है. अगर एक किसान का बच्चा है तो वो उसको सिखाएगा कि किसानी कैसे की जाती है, कौन कौन से टूल होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं. एक कॉबलर का बच्चा है या एक बिजनेसमैन का बच्चा है वो उसको उस तरह से ट्रेन करेगा. सो पेरेंटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और पेरेंटल बिहेवियर इज़ अनदर थिंग जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. पेरेंटल बिहेवियर में बेसिकली ये भी आ जाता है कि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है पेरेंट या कोई स्मोकिंग कर रहा है पेरेंट, है ना, तो वो नेचुरली अपने बच्चों का जो अब्यूज़ है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है. मैं ये नहीं कह रही कि 100% अब्यूज़ करेगा, लेकिन अब्यूज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो पेरेंटिंग बिहेवियर जो है ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अफेक्ट द साइकोलॉजी और बच्चे का जो माइंड सेट है उसको अफेक्ट करता है. इसमें ये भी है कि बच्चा कई बार तो ही ट्राइज टू कॉपी कि पापा ऐसे कर रहे हैं तो ये जो बिहेवियर है दैट इज़ लिटिल एक्सेप्टेबल बिहेवियर. एंड सम टाइम बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि वो बच्चा अपने फादर को बहुत अच्छे से बहुत रिफ्यूज़ करे या उसकी जो प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट हो जाए. सो दैट अफेक्ट द चाइल्ड. इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि मटरनल न्यूट्रिशन जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही अगर माँ अच्छे से खाना ना खाए तो या माँ को पूरे न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड ना किया जाए या न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड ना किया जाए तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो हैम्पर कर जाती है. उसके अलावा बच्चा जो खुद खाना खाता है उसमें सबसे पहले आती है ब्रेस्ट फीडिंग. अगर ब्रेस्ट फीड वो जो कि फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉम होती है जो फर्स्ट मिल्क मदर का होता है वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी इम्पॉर्टेंट है. फिर उसको बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स वीनिंग फूड जो होते हैं दलिया सेमी सॉलिड फूड जो हैं वो खिलाने ज़रूरी हैं. फिर उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फूड में होना बहुत ज़रूरी है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट प्ले ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिज़ीज़ फ्री इन्वायरमेंट है, ऐसा ना हो कि जैसे आजकल कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना के काल में सेफ़ इन्वायरमेंट जो है उसकी बात हम करें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मास्क पहने. सो अगर बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो से डिज़ीज़ फ्री इन्वायरमेंट जहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा होंगी, जहाँ पे अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे डिज़ीज़ का जो स्प्रेड करने का होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर डिजीज़ ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बच्चे का सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो जाएगा. या अगर होगा भी सर्वाइवल रेट तो उसके इतनी सारी बीमारियां होंगी कि वो जो अपने एक्सपीरियंस है उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है वो कम हो जाएंगे. देखिए
एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लेटर ऑन आपकी लाइफ के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अगर बच्चा कोई खेलेगा ही नहीं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, हाउ कैन ही टेक द डिसीजन इन लेटर लाइफ। सो यही जो है इम्पॉर्टेंट बेस है हमारे इन्वायरमेंट, बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो सेकंड यूनिट होगा हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है इन चीज़ों से कैसे अफेक्ट करती है, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। सो इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग हैं। सो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है ये भी आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड होती है। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, उसी हिसाब से आपके जो आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव या होगी। So thank you very much. I hope you will be able to understand this lecture. If any confusion, you can give your comments. I'll try to clarify them. Thank you.